वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना इंडियन आर्मी को एज ए जीडी कैसे ज्वाइन करें। तो मैं आज आपको वो तमाम सारी जानकारियाँ दूंगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और आपको जाननी ही चाहिए, जिसे जाने बिना अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका कुछ छूट जाता है और आप जब जाते हैं रैली में फिर आपको पता चलता है तो आपको बेहद अफसोस होता है और आपका एक प्रयास व्यर्थ चला जाता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की हुई नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जिस पर मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा ताकि आपका कुछ भी ना रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो ये जो वर्दी दिख रही है, ये हमारे भारतीय युवाओं का एक सपना होता है, इस ग्रेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना और इस यूनिफॉर्म को पहनने का एक जो गर्व होता है, जो खुशी होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा इसमें विशेष रुचि रखते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट से लिया है ये सारी जानकारी। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ सोल्जर जो जनरल ड्यूटी की है, आज सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल हैं और जो अदर ट्रेड्स हैं उनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 17.5 से 21 साल तक होती है। अगर आप इससे एक दिन भी छोटे या बड़े हैं तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपकी हाइट जो होगी वो 170 सेंटीमीटर न्यूनतम है। इसमें गोरखा लोगों को और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को छूट मिलती है। इसके अलावा जो वेट है वो आपका वेट न्यूनतम 50 किलो होना चाहिए, 50 केजी। उससे कम है तो आप थोड़ा ध्यान दें और अपने वज़न को बढ़ाएं ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। उसके बाद आते हैं चेस्ट पर। सीना का जो माप लिया जाता है वो न्यूनतम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जैसे अगर आपका सीना बिना फुलाए हुए साधारण स्थिति में 80 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद ये कम से कम 85 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना होगा और न्यूनतम जो प्रतिशत है वो ओवरऑल आपका सारे विषयों को मिलाकर 45% होनी ही चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं और अगर आप वहाँ पर बमुश्किल 33 और 35 नंबर लाकर पास कर पाएँ तो भी कोई बात नहीं। अगर ओवरऑल आपकी अच्छी है, अगर आपने हिंदी में 70 या 80 स्कोर कर दिए और आपका ओवरऑल जो मार्क्स है पूरा प्रतिशत वो 45%, 45% हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इसके लिए पात्र हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए, हाइट मेजरमेंट जो होता है वो आप जैसे रैली के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे आपका चेक कर लिया जाता है। एक ऐसी डंडी होती है, अगर आप इसमें जा रहे हैं और आपका सर इस डंडी में टकरा रहा है तो आप पास हैं, और अगर आप उसके नीचे से निकल जाते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और मेन गेट से ही आपको वापस लौट जाना होगा। उसके बाद जो चेस्ट मेजरमेंट होती है वो ऐसी होती है, आप देख रहे हैं इसने कैसे सीना फुलाया हुआ है, तो इस तरह से फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। एक साधारण स्थिति में आपको सीधे खड़े रहना होगा ऐसे, और ऐसे नापा जाएगा। उसके बाद फिर आपको बोला जाएगा सीने को फुलाने के लिए आपके पास जितना दम है हवा भर सकते हैं, जिस तरह से शरीर को ऐंठ कर आपको बस सीना 5 सेंटीमीटर तक फुला देना है, तभी, नहीं तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर छूट किसको मिलती है फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो जो सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या जिनके पिताजी शहीद हो चुके हैं, या जो विधवाएं हैं एक्स सर्विसमैन की,
तो उन लोगों को हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। उसके अलावा उन्हें वेट में 1 केजी की छूट मिलती है और चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। उसके बाद फिर जो एडॉप्टेड सन है, मतलब जो गोद लिए हुए बच्चे हैं या फिर जो दामाद हैं वार विडो के, ठीक है, तो उनके लिए या जिन्होंने लीगली सन अडॉप्ट किया है उनके लिए भी वही छूट है, 2 सेंटीमीटर की हाइट में, 1 केजी की वेट में और 2 सेंटीमीटर की चेस्ट में। उसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन यहाँ पर सभी खिलाड़ी नहीं, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया होता है, वहाँ पर जीते होते हैं, या फिर देश को एशियन गेम्स या किसी बड़े गेम में रिप्रेजेंट किया होता है, तो उस तरह के जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है उनको भी इसमें छूट मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर जैसे आप सर्विसमैन के बेटे भी हैं और आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन भी हैं तो आप किसी एक कैटेगरी में इसका लाभ ले सकते हैं, यह इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है नोट्स में। उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है तो इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 1600 मीटर, जिसके लिए आपको अगर आपने 5.5 मिनट में क्वालिफाई कर लिया तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 5:31 से और 5:45 सेकेंड के बीच पूरी की तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। यह टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 60 नंबर मिलते हैं रनिंग के और 40 नंबर मिलते हैं बीम पुलअप्स के। तो अगर आपने पूरे 10 बीम पुलअप कर लिए तो आपको 40 नंबर यहाँ मिल गए, और अगर आपने 1600 मीटर की दौड़ लगा ली 5.5 मिनट के अंदर तो आपको 60 नंबर वहाँ से मिल गए, तो आपके पूरे 100 मिल गए। लेकिन अगर आपको लेट हुआ तो 48। इसके अलावा अगर आप पुलअप्स 9 कर पाएँ तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 बीम कर पाते हैं तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, 7 करेंगे तो 21 मिलेंगे, 6 करेंगे तो 16 मिलेंगे, इससे कम करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप 5.5 मिनट से पहले कंप्लीट करें, ये बेहद ज़रूरी है। और बीम पुलअप तो 10 के 10 करें, यहाँ जो भी पूरा स्कोर करेगा वही मेरिट में आएगा, वरना आपका सारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। तो जो दौड़ होती है वो कुछ इस तरह की होती है, उसमें एक साथ 300 या 400 लोगों को वो एक साथ छोड़ देते हैं। तो इसमें भी आपको हमेशा आगे रहना है, जो एक बार आगे चला गया वो आगे ही रह जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छे धावक भी हैं लेकिन अगर आप पीछे फंस गए तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए और आप नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप अच्छे रनर होते हुए भी फंस जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा रैली में आगे रहने की और शुरुआत बहुत अच्छी लें जिससे कि आप आगे जा पाएँ। उसके बाद जो बीम पुलअप्स होती है वो ऐसी होती है, वो गिनते हैं, आपको वहाँ पर ऊपर जाकर थोड़ी देर रुकना होता है। रुकने के बाद फिर जब वो बोलेंगे नीचे आने, आपको नीचे आना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टेमिना कम है और आप जल्दी जल्दी कर लें वहाँ पर। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी खुद से, थोड़ी देर जाकर ऊपर ठहरना होगा, फिर नीचे आना होगा। अगर आपको 10, 15, 20 सेकेंड के लिए भी ऊपर ठहरने बोल दिया जाए तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना है। इसके बाद 9 फीट डिच, 9 फीट का एक गड्ढा होता है जिसको आपको कूद कर पार कर लेना है। ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको पास कर जाना, इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। और जो एक जिगजैग बैलेंस होता है इसको भी बस आपको पास करना है। तो जो 9 फीट डिच होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होता है और आपको यहाँ से जंप करनी होती है और आपको इस गड्ढे के बाहर आना है, पीछे पैर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप डिस्क्वालीफाई भी होते हैं तो आपको शायद 2 या 3 चांस मिलते हैं पास करने के। उसके बाद ये होता है जिगजैग बैलेंस, इसमें आपके शरीर का बैलेंस चेक किया जाता है, आपको इसमें चलकर इसके ऊपर से पार करनी होती है, आप इधर उधर नहीं गिरने चाहिए। तो ये होता है आपका बेसिक टेस्ट। उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा भाई आपका ऐसा मेडिकल टेस्ट होने वाला है, और अगर आप उसमें अनफिट होते हैं तो आपको स्पेशलिस्ट के रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, और वो स्पेशलिस्ट रिव्यू जो होगा उसकी रिपोर्ट आपको 5 दिन के अंदर फिर से वापस यहाँ पर देनी होगी, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आपको यहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और स्पेशलिस्ट आपको पास कर देते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो वो फिर आप लाकर जमा करेंगे तो आपको रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा। तो जो एडमिट कार्ड मिलेगा
वो जो मेडिकली फिट हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। उस एडमिट कार्ड पर डेट और टाइम और जगह लिखा होगा कहाँ आपको आकर परीक्षा देनी है। रिटन टेस्ट को CEE बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए अगर आप फिट हैं, आप सेंटर पर ही फिट पाए जाते हैं रैली पे, तो वहीं आपको एडमिट कार्ड दे दी जाएगी। उसके अलावा जो अगर आप NCC सर्टिफिकेट वाले हैं या फिर आपका रिलेशनशिप है किसी से, जैसे आपके पिताजी आर्मी में हैं या आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आपको उस समय रैली में ही एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी, बल्कि आपके सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड दी जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद जो रिटन टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो रिटन टेस्ट आपका 50 क्वेश्चन होता है और वो 100 नंबर का होता है। टोटल 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। तो जिसमें आपके जीके के 15 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 30 नंबर। उसके अलावा जो जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन होता है वो 40 नंबर का, और मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 15 15 30 20 50, 15 जीके, 20 साइंस और 15 मैथ के, टोटल 100 नंबर। और पासिंग मार्क्स है 32, मतलब अगर आपने 16 क्वेश्चन कर लिए तो आप पास हो गए। उसके अलावा एक विशेष खबर, जिनके पास भी NCC सर्टिफिकेट है उनको रिटन टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें इससे छूट मिलती है, तो यह उनके लिए विशेष फ़ायदा है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, वरना मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला था, लेकिन अब नोटिफिकेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन को कैसे देखें जिससे आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी ना छूटे। तो मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि नोटिफिकेशन को, डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए देखें मेरी अगली वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।